Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 4 of chapter 6 of NBF Biology 11, in which we are going to study general characters of cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया दरअसल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये। दिस इज अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे अभी आपको बताया था कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेवरल टाइप्स के बैक्टीरिया मिलेंगे। कुछ उनमें ऑटोट्रॉफ्स होंगे, कुछ हेटरोट्रॉफ्स। तो ये दरअसल ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दे आर एक्चुअली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इनको प्रीवियसली ब्लू ग्रीन अल्जी भी कहा जाता था। पहले इनको ग्रुप अल्जी के अंदर इंक्लूड करते थे और इनको प्रीवियसली ब्लू ग्रीन अल्जी कहते थे। ब्लू ग्रीन अल्जी इनको क्यों कहा जाता था, इसका भी रीजन अभी आपने आइडेंटिफाई करना है। इनको ब्लू ग्रीन अल्जी कहने का रीजन क्या था और आजकल इनको आप साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं। तो इन दोनों बातों के ऊपर आपने तवज्जो कायम रखनी है। अभी इसका आंसर कुछ ही देर में आपके सामने आने वाला है। तो बहरहाल आप देखिए कि साइनोबैक्टीरिया, जिनको पहले ब्लू ग्रीन अल्जी कहते थे, आजकल इनको बैक्टीरिया में शुमार करते हैं और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। साइनोबैक्टीरिया, इनकी अगर आप हैबिटेट एक्सप्लेन करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट या वही अक्रेंस, जैसे अभी हमने ओवरऑल बैक्टीरिया की डिस्कस की थी, तो इसी तरह से इनकी हैबिटेट या इनकी अक्रेंस को अगर एक्सप्लेन किया जाए कि ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया ये एयर के अंदर भी मौजूद होते हैं और सॉइल के अंदर भी मौजूद होते हैं। मोस्टली दे आर फाउंड इन द सॉइल। मोस्टली फाउंड इन डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल का मतलब है कि जो गीली जमीन होती है, डैम्प सॉइल, तो वो डैम्प सॉइल के अंदर ये अक्सर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये वाटर के अंदर भी मौजूद हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। ठीक है, दोनों के अंदर ये मौजूद हैं। मैरीन वाटर का मतलब है समंदरी पानी, और इसके अलावा जो भी पानी अर्थ पर मौजूद है वो सारा फ्रेश वाटर है। बेशक वो पानी, ये जो गंदे पानी की नालियां होती हैं उनके अंदर ही क्यों ना मौजूद हो, उसको भी फ्रेश वाटर कहा जाएगा। असल में फ्रेश वाटर उस तमाम वाटर को कहा जाता है जो समंदर से बाहर हो, और जो वाटर समंदर के अंदर हो वो मैरीन वाटर है। तो ये इन दोनों जगहों पर मौजूद होते हैं। ठीक है, इनमें से बाज एपिफिटिक भी होते हैं, यानी दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर एपिफिटिक। एपिफिटिक का मतलब है कि फाउंड ऑन अदर प्लांट बॉडीज। फाउंड ऑन अदर प्लांट बॉडीज। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट की सरफेस के ऊपर, जैसे किसी ट्री सरफेस के ऊपर मौजूद हो, उनको एपीफाइट्स कहा जाता है। तो ये एपिफिटिक इन नेचर भी हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ये पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर में, स्पेशली डैम्प सॉइल के अंदर ये मौजूद होंगे। सो ये आपने इसकी हैबिटेट या अक्रेंस याद रखनी है। ये अभी जो हम इनके डिफरेंट फीचर्स डिस्कस करें ना, ये जनरल कैरेक्टर्स कहलाएंगे साइनोबैक्टीरिया के। अगर आपसे कहा जाएगा कि राइट डाउन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, उसमें आपने इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना है, जैसे आपको अभी तक हैबिटेट या अक्रेंस के बारे में पॉइंट आउट कर दिया है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। बॉडी स्ट्रक्चर, साइनोबैक्टीरिया का बॉडी स्ट्रक्चर अल्जी से बहुत ज्यादा मैच करता है। तो इसी वजह से इनको पहले अल्जी के तौर पर कंसिडर किया जाता है। अल्जी एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, और अल्जी में इनको इंक्लूड किया जाता था पहले। असल में इनका बॉडी स्ट्रक्चर उनसे रिजेंबल करता है। यानी इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका बॉडी स्ट्रक्चर ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, और इसके साथ साथ ये मल्टी सेलुलर भी हैं। अगर ये यूनिसेलुलर होंगे तो ऐसी सूरत में ये
सॉलिटरी भी हो सकते हैं, सॉलिटरी, या फिर ये हो सकता है कि किसी कॉलोनी की फॉर्म में भी मौजूद हो, सॉलिटरी या फिर कॉलोनी। इसी तरह से ये अगर मल्टी सेलुलर हो तो तब भी ये सॉलिटरी या फिर कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। कॉलोनी एक असल में एग्रीगेशन को कहते हैं। अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक एग्रीगेशन बना लें, आपस में इकट्ठे हो जाएं और किसी हद तक वो अपने फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो वो एक कॉलोनी सी बन जाती है उनकी। तो इस तरह से ये सॉलिटरी एज वेल एज कॉलोनी की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। और इसी तरह आपको बताया कि मल्टी सेलुलर होने की सूरत में इनकी बॉडी फिलामेंटस होगी। अगर ये मल्टी सेलुलर हैं तो फिर ये फिलामेंटस होंगे, और इनकी ये जो फिलामेंटस बॉडी है वो अकेली भी मौजूद हो सकती है, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब है कि फाउंड अलोन, और ये भी मुमकिन है कि वो कोई कॉलोनी फॉर्म करें। तो फिलामेंटस में भी आपको ये दोनों फॉर्म्स मिलेंगी, सॉलिटरी फिलामेंट भी हो सकता है और इसके अलावा कोई कॉलोनियल फिलामेंट भी हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्म्स यहाँ पे पाई जाती हैं। ज्यादातर आपको साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियल फॉर्म्स में मिलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक इनकी एक एग्जांपल है। ये एक साइनोबैक्टीरियम है। अगर आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो आपको इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ यूं दिखाई देगा कि इसकी बॉडी में यूं एक चेन ऑफ सेल आपको मिलती है। दिस चेन ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्राइकोम। ट्राइकोम इस चेन ऑफ सेल को कहते हैं। इसके अंदर कुछ तो आपको इस तरह से राउंडेड स्फेरिकल सेल्स मिलेंगे और कुछ कुछ इंटरवल के ऊपर इस तरह थोड़े से इलोंगेटेड सेल्स भी मिलेंगे जो कंपैरेटिवली थिक वॉल होंगे बाकी सेल्स के मुकाबले में। तो ये सेल्स की जो आपको इस तरह से एक लीनियर रो नजर आ रही है, दिस लीनियर रो इज नोन एज ट्राइकोम। इस ट्राइकोम के अंदर ये दो किस्म के सेल्स आपको पॉइंट आउट किए हैं। एक इनमें ये जो स्फेरिकल सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरी तरफ जो इसके अंदर आपको ये लंबे लंबे थोड़े से इलोंगेटेड सेल कुछ इंटरवल पर नजर आ रहे हैं, या समटाइम ये टर्मिनल पॉइंट्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। हेट्रोसिस्ट ना सिर्फ ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। हेट्रोसिस्ट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन एज वेल एज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इनका एक बड़ा अहम फीचर होता है साइनोबैक्टीरिया का। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मुराद है ये अभी आगे चलकर आपको बताते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दरअसल इसके हेट्रोसिस्ट के जरिए होती है, और इसके अलावा हेट्रोसिस्ट का रिप्रोडक्शन के अंदर भी रोल है। ये दोनों बातें अभी आगे रिप्रोडक्शन के अंदर और फिर आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन का फीचर हम अलग से डिस्कस करते हैं, उसके अंदर आपको पॉइंट आउट करते हैं। तो इसमें आप याद रखें इन दोनों फंक्शंस में हेट्रोसिस्ट पार्टिसिपेट करता है, जबकि वेजिटेटिव सेल ये बाकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक सेल्स आप इनको कंसिडर कर लें। ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, दे आर एक्चुअली फोटोसिंथेटिक सेल्स। इनके जरिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, क्योंकि जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एक किस्म है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस वेजिटेटिव सेल्स के जरिए परफॉर्म हो रहा है, और बाकी हेट्रोसिस्ट इन्वॉल्व्स इन रिप्रोडक्शन एज इन एंड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, ये जो आपको ट्राइकोम इस तरह से बताया चेन ऑफ सेल्स, ये ट्राइकोम अक्सर एक म्यूसिलेज शीथ के अंदर इनक्लोज्ड होता है, यानी इसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस मटेरियल, म्यूसिलेजिनस का मतलब है स्लाइमी स्लिपरी मटेरियल, उसकी बनी हुई एक शीथ इसके गिर्द मौजूद होगी। तो उस शीथ के अंदर ये ट्राइकोम एनक्लोज्ड होता है। तो इस तरह से इस शीथ के साथ इस ट्राइकोम को फिलामेंट का नाम दिया जाएगा। ये अकेली रो जो थी सेल्स की से तो ट्राइकोम का नाम दिया था हमने, और इसके साथ जो आपको ये इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीथ पॉइंट आउट की है, तो इस म्यूसिलेजिनस शीथ के बाद अब इसको कलेक्टिवली फिलामेंट कहा जाएगा। म्यूसिलेजिनस का मतलब मैंने क्या बताया, म्यूसिलेजिनस मींस स्लाइमी, चिपचिपा। सो अब इन दोनों को म्यूसिलेजिनस शीथ और ट्राइकोम बोथ ऑफ देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड फिलामेंट। तो इस तरह से दो मिलकर फिलामेंट फॉर्म कर रहा है। इस वजह से इनको फिलामेंटस भी हमने कहा था कि इनमें इस तरह से फिलामेंट्स बने हुए नजर आएंगे।
फिलामेंट का मतलब धागेनुमा स्ट्रक्चर्स बने हुए आपको मिलेंगे। माइक्रोस्कोप में अगर आप लो मैग्निफिकेशन में देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत ही बारीक से बाल पड़े हुए कहीं पर, और जब आप उसको फर्दर मैग्नीफाई करके देखेंगे तो तब आपको उन बालों के अंदर इस तरह से नजर आएगा जैसे कोई मोती मौजूद हो, यूं गोल गोल सेल्स और बीच में कुछ ये इलोंगेटेड सेल्स। और ये फिलामेंट यूं अकेला भी हो सकता है, बट जनरली ये फिलामेंट बहुत सारे दूसरे फिलामेंट के साथ मिलकर एक कॉलोनी की शक्ल में पाया जाएगा। तो ये आपने इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा साइनोबैक्टीरिया का। अब जरा हम इसका सेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेल स्ट्रक्चर इनका कैसा है। सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से आप याद रखिए कि चूंकि हम इनको बैक्टीरिया कह रहे हैं तो ये डेफिनेटली प्रोकैरियोट्स हैं, तो दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। जो एक प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल स्ट्रक्चर होता है वही इनमें भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक इन नेचर है ये। प्रोकैरियोटिक का मतलब होगा कि इनके सेल के अंदर आपको कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक है। इनके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में इनका जेनेटिक मटेरियल यूं इस तरह से बिखरा हुआ होगा। इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स यहां पर आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, अलबत्ता यहां पर कुछ गैस वेजिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सम गैस वेजिकल्स में बी देयर, लेकिन ये गैस वेजिकल कोई डेफिनेट ऑर्गेनल्स नहीं है। दीज आर गैस वेजिकल्स, और इन गैस वेजिकल्स के जरिए साइनोबैक्टीरिया आर एबल टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर किसी वाटर की सरफेस के ऊपर साइनोबैक्टीरिया मौजूद हो तो इन गैस वेजिकल्स की मदद से वो फ्लोट कर सकते हैं, यानी गैस वेजिकल्स हेल्प देम टू मूव। बट आप याद रखिए कि गैस वेजिकल्स आर नॉट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हाउएवर दे हेल्प देम टू मूव। तो हम ये दो बातें क्यों कर रहे हैं, यानी दे आर नॉट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, दे आर नॉट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी मैं इसको कह रहा हूं कि ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन में इन्वॉल्व हो, लोकोमोशन करवाए। तो साथ आपको ये कहा जा रहा है कि दे आर नॉट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स बट दे हेल्प इन मूवमेंट। तो ये हेल्प भी करते हैं मूवमेंट में, लेकिन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि दरअसल ये पैसिव टाइप की जो मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट, उसको ये फैसिलिटेट करते हैं। पैसिव मूवमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मूवमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो खुद से परफॉर्म नहीं की जाए बल्कि किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से वो मूवमेंट परफॉर्म हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी वाटर की सरफेस के ऊपर ये मौजूद हैं तो कोई वाटर करंट अगर आता है, वाटर करंट का मतलब है कोई पानी में लहर आती है, तो उस लहर की वजह से ये कोई ऑर्गेनिज्म जो सरफेस पर मौजूद था ये फ्लोट करके आगे चला जाता है। तो इस किस्म की जो मूवमेंट होगी वो पैसिव मूवमेंट होगी, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म ने वो मूवमेंट खुद परफॉर्म नहीं की बल्कि वो इस वाटर करंट की वजह से वो मूवमेंट परफॉर्म हुई है। या फिर अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो उसकी वजह से भी वाटर की सरफेस के ऊपर मौजूद चीजें हरकत में आ जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट कर जाती हैं, तो ये भी पैसिव मूवमेंट होगी। सो ये गैस वेजिकल जस्ट पैसिव मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। जो ट्रू लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्लैजेला या सीलिया टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया में मौजूद नहीं है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली दे डोंट हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बट दे हैव गैस वेजिकल्स व्हिच हेल्प देम टू मूव on the surface of water, and this kind of movement is actually the passive movement. अच्छा, इसके अलावा आपको यहां पर इसकी जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, सेल मेम्ब्रेन बास जगहों से अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेटेड होती है, जैसे कि बैक्टीरिया में आमतौर पर ये और दूसरे बैक्टीरिया के पास भी ये स्ट्रक्चर इस तरह का मौजूद होता है। इसे मीजोजोम भी कहते हैं, और इन मीजोजोम्स का रोल फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। ये भी आगे हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पर आपको मीजोजोम के बारे में और तफसील से बताया जाएगा। तो याद रखो कि मीजोजोम ये सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ड इन्वेजिनेशंस होती हैं। दीज आर इनवर्ड इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ड इनफोल्डिंग्स हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दे कंटेन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स।
और इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होने की वजह से ये मेसोसोम फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है और इसके साथ साथ रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। इन मेसोसोम्स के साथ एसोसिएटेड यहाँ पर कुछ पिगमेंट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। दीज पिगमेंट बॉडीज आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। इनको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। क्रोमेटोफोर्स आर पिगमेंट बॉडीज। जिस तरह से आपने प्लांट के अंदर फोटोसिस्टम्स देखें, पिगमेंट्स के क्लस्टर्स जिन्हें फोटोसिस्टम्स कहा जाता है, तो इसी तरह से ये भी एक किस्म के फोटोसिस्टम्स हैं, क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर्स आर एक्चुअली पिगमेंट बॉडीज। तो ये पिगमेंट बॉडीज पिगमेंट कंटेन करते हैं और दो किस्म के पिगमेंट इनके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इनको अभी आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा बाकी आपको कोई और ऑर्गेनल यहाँ पर नहीं मिलेंगे सिवाय 70S राइबोसोम के, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आमतौर पर मौजूद होते हैं। तो ये 70S राइबोसोम इनके पास भी प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको सेल वॉल भी मिलेगी इसमें, और इनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो दरअसल ग्राम नेगेटिव टाइप की है, इसलिए आप इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में शुमार करेंगे। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के फीचर्स क्या होते हैं, ये अभी सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल का अलग से एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम डिटेल के साथ इसके बारे में बात करेंगे कि सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में कैसी है। बहरहाल यहां पर आप ये याद रखिए कि ये ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वॉल कंटेन करते हैं, तो इस वजह से ये ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं। तो ये इसका सेल स्ट्रक्चर हो गया। सेल स्ट्रक्चर के बाद इसकी पिगमेंट कंपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, पिगमेंट कंपोजिशन, और इसी की वजह से इसका नेम भी सजेस्ट किया जाता है, पिगमेंट कंपोजिशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पिगमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बॉडीज विच आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स ये पिगमेंट बॉडीज हैं, छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं पिगमेंट्स के, जो कि मेसोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दीज क्रोमेटोफोर्स कंटेन पिगमेंट, दीज आर द क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, और दो किस्म के पिगमेंट्स यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। उनमें से एक पिगमेंट तो क्लोरोफिल की एक किस्म है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की जो टाइप यहां पाई जाती है दैट इज क्लोरोफिल ए। हालांकि आपने हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ साथ बी भी देखा था, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। और दूसरी जो टाइप है पिगमेंट की वो कहलाती है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन की दो अकसाम होती हैं, लेकिन यहां पर जो किस्म पाई जाती है दैट इज नोन एज फाइकोसाइनिन। ये क्लोरोफिल ए बेसिकली तो ग्रीन पिगमेंट है, लेकिन इस ग्रीन पिगमेंट के अंदर भी आपको थोड़ा सा ब्लू शेड मिलेगा। आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में और उसकी टाइप्स में इस बात का जिक्र देखा था कि क्लोरोफिल ए दरअसल ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट होता है, ब्लूइश ग्रीन। तो एक तो ये ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट ये ज्यादा, और दूसरा फाइकोसाइनिन इटसेल्फ ये ब्लू पिगमेंट है, ब्लू कलर का ये पिगमेंट है। तो आप देखिए कि ये ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट और ये ब्लू पिगमेंट, इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से इनको पहले ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता था। एल्जी मैंने आपको इससे पहले बताया कि उनकी इन साइनोबैक्टीरिया की चूंकि कॉलोनियल स्टेट वो एल्जी से रिजेंबल करती है, क्योंकि एल्जी भी आमतौर पर कॉलोनियल फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अपनी कॉलोनियल और फिलामेंटस अपीयरेंस की वजह से और साथ साथ फिर ये ब्लूइश ग्रीन कलर होने की वजह से इनको ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता था। तो अगर आपसे ये रीजन पूछा जाए कि व्हाई साइनोबैक्टीरिया वर प्रीवियसली कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्जी, तो आपने इसमें ये दो बातें पॉइंट आउट करनी है कि एक तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस एल्जी की तरह है, यानी फिलामेंटस और कॉलोनियल, ये इनकी एल्जी के साथ रिजेंबलेंस है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर आपको फिलामेंटस एंड कॉलोनियल नजर आता है, तो ये एल्जी के साथ इनकी रिजेंबलेंस है। और साथ साथ इनमें ये ब्लू और ग्रीन पिगमेंट की अबंडेंस है। इन ब्लू और ग्रीन पिगमेंट की अबंडेंस की वजह से इनका कलर ब्लू ग्रीन है, तो इस वजह से इनको पहले ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता था। तो फिर अब इनको साइनोबैक्टीरिया का नाम क्यों दे दिया गया, ये भी रीजन आपसे पूछा जा सकता है। तो व्हाई these blue green algae या why these organisms are now called as cyanobacteria। तो साइनोबैक्टीरिया कहने का मतलब ये है कि दरअसल इनका सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक नेचर का है, और उस प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की वजह से इनको फिर एल्जी के बजाय अब बैक्टीरिया के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो अब इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनो से मतलब है ब्लू, तो यानी ये ब्लू कलर के बैक्टीरिया हैं।
ये टोटली ब्लू कलर नहीं होगा, इनमें ग्रीनिश कलर भी मौजूद होगा, तो ब्लिश ग्रीन कलर आपको इनके अंदर नजर आ रहा होगा। तो ये पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर्स के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो कि क्लस्टर हैं पिगमेंट्स के, दीज क्लस्टर्स आर मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेनस क्लस्टर्स होते हैं। दे आर एक्चुअली एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन के साथ ये एनक्लोज्ड हैं। जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा था ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेक्वाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होकर वो ग्रेनम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर इस तरह से ट्रू क्लोरोप्लास्ट और ग्रेनम तो मौजूद नहीं है, बट ये इस तरह की छोटी छोटी मेम्ब्रेनस बॉडीज हैं दैट कंटेन पिगमेंट। सो दीज मेम्ब्रेनस बॉडीज आर समटाइम कॉल्ड एज थैलेक्वाइड्स, या फिर इनको क्रोमेटोफोर्स का नाम दिया जाता है, और ये इसके मेसोसोम के साथ एसोसिएटेड है। तो ये आपने पिगमेंट कंपोजिशन इनकी याद रखनी है। अच्छा, पिगमेंट कंपोजिशन के बाद हम इनका एक और फीचर डिस्कस करते हैं, और वो है फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। फोटोसिंथेटिक एबिलिटी के लिहाज से अगर आप इनको एक्सप्लेन करें तो आप देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन अनलाइक अदर बैक्टीरिया, बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे उनके मुकाबले में इनका फोटोसिंथेटिक बिहेवियर डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है? नंबर 1, इनकी फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब यह है कि ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, यानी ये फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर को यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। हालांकि आपको बैक्टीरिया के हवाले से अमूमन बताया जाता है कि बैक्टीरिया वाटर के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, लेकिन ये इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड दे एक्चुअली यूज वाटर एज हाइड्रोजन डोनर। ये H2S यूज नहीं करेंगे। बाकी जितने भी बैक्टीरिया होंगे अदर देन साइनोबैक्टीरिया, वो सब हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया ये हायर प्लांट्स की तरह वाटर यूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया हायर प्लांट्स की तरह वाटर यूज कर रहे हैं, और बाकी दूसरे बैक्टीरिया H2S यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। और यही वजह है कि साइनोबैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन को लिबरेट करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के साथ साथ सल्फर यील्ड करते हैं एज बाय प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह आप इनका जो फोटोसिंथेटिक बिहेवियर है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। आपको ये यहां पर 2 पॉइंट मिल गए कि साइनोबैक्टीरिया हायर प्लांट्स की तरह H2O यूज कर रहे हैं और ये बाकी बैक्टीरिया H2S यूज करें। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज करते हैं लाइक हायर प्लांट्स, जबकि ये सल्फर यील्ड करते हैं। फिर इनमें देखिए पिगमेंट्स भी डिफर करते हैं, जैसे अभी आपको साइनोबैक्टीरिया के पिगमेंट्स मैंने आपको बताए थे, लेकिन बाकी बैक्टीरिया में खास किस्म का क्लोरोफिल होता है जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है अदर देन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के पास ट्रू क्लोरोफिल ए है, जस्ट लाइक द क्लोरोफिल ए ऑफ द हायर प्लांट्स। इसके अलावा फाइकोसाइनिन टाइप का एक पिगमेंट आपको पॉइंट आउट किया है। तो साइनोबैक्टीरिया और अदर बैक्टीरिया के पिगमेंट में भी आपको फर्क नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि साइनोबैक्टीरिया इनमें जो प्रीडोमिनेंट पाथवे होता है लाइट रिएक्शन का, वो दरअसल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। तो ये नॉन साइक्लिक टाइप का फोटोफॉस्फोरिलेशन परफॉर्म करते हैं, और जबकि बाकी बैक्टीरिया में जो प्रीडोमिनेंट पाथवे है वो साइक्लिक इन नेचर है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पर ये रिलाई करते हैं बाकी बैक्टीरिया। तो इस तरह से आपने ये फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपने इस फोटोसिंथेसिस का बाकी बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस से डिफरेंस भी याद रखना है। तो यहां पर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हाउ फोटोसिंथेटिक बिहेवियर ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो उसमें आपने ये पॉइंट्स डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करने हैं, जैसे H2O का यूज इंस्टेड ऑफ H2S, यहां पर ऑक्सीजन का लिबरेशन इंस्टेड ऑफ सल्फर, और फिर पिगमेंट्स। तो इन पॉइंट्स को बेस बनाते हुए आप ये डिफरेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन फोटोसिंथेसिस ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड द फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट्स, तो आप ये सिमिलैरिटीज सारी पॉइंट आउट कर सकते हैं। यानी जो आपको हायर प्लांट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रही हैं, ऑलमोस्ट वही सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको साइनोबैक्टीरिया में भी मिल रही हैं। तो ये थी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। उसके बाद एक और फीचर इनका एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है द कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट कंपाउंड्स। फ्री नाइट्रोजन से मुराद है जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर या सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में जो एयर मौजूद होती है उसके अंदर मौजूद N2, ये फ्री नाइट्रोजन है N2, और इस N2 को कुछ लिविंग बींग्स कन्वर्ट करते हैं इनटू NO3 नाइट्रेट्स। NO3 का मतलब है नाइट्रेट्स। सो कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बैक्टीरिया की बहुत सारी अकसाम इन्वॉल्व हैं, उनमें साइनोबैक्टीरिया भी हैं और दूसरे काइंड के बैक्टीरिया भी हैं। बहरहाल साइनोबैक्टीरिया भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अदर बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो रूट के साथ, प्लांट की रूट के साथ वो एसोसिएटेड होते हैं और उन्हें कहा जाता है रूट नोड्यूलस बैक्टीरिया। रूट नोड्यूलस बैक्टीरिया जो रूट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके साथ कॉलोनीज बनाई होती हैं, तो उनको रूट नोड्यूलस बैक्टीरिया कहते हैं। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम यहां पर चूंकि साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में अभी मैंने आपको बताया था कि इनका जो हेट्रोसिस्ट पोर्शन होता है, जो इस तरह से इनके फिलामेंट के अंदर एक इलोंगेटेड सेल की शक्ल में मौजूद होगा, सो दिस हेट्रोसिस्ट इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये साइनोबैक्टीरिया दरअसल फ्री नाइट्रोजन फिक्सर कहलाते हैं। दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज फ्री नाइट्रोजन फिक्सर। फ्री नाइट्रोजन फिक्सर से मतलब है चूंकि ये फ्री लिविंग है, ये आजादाना तौर पर ये काम कर रहे होते हैं, इस वजह से इनको फ्री नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। जबकि ये रूट नोड्यूलस बैक्टीरिया का जो मैंने यहां पर आपको रेफरेंस दिया है, ये दरअसल सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। दे आर नॉट फ्री नाइट्रोजन फिक्सर। ये चूंकि प्लांट रूट के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होते हैं तो इनको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद एक और प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस करनी है हमने, और वो है रिप्रोडक्शन। चूंकि आपको बताया कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी प्रोकैरियोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, अलबत्ता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होगी? उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड इनके अंदर पाया जाता है उनमें एक तो है फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा मेथड कहलाता है अकाइनीड फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन मेथड को हार्मोगोनिया फॉर्मेशन भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। असल में हार्मोगोनिया किसे कहते हैं? जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि साइनोबैक्टीरिया की बॉडी इस तरह से फिलामेंटस होती है और उसमें वेजिटेटिव सेल्स के साथ बीच में हेटोसिस्ट भी प्रेजेंट है। तो ये हेटोसिस्ट एक से ज्यादा तादाद में भी मौजूद हो सकते हैं। इस तरह से ये लॉन्ग फिलामेंट और इसमें आपको ये हेटोसिस्ट नजर आ रहे हैं। तो जिस जगह पर हेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं वहां से ये फिलामेंट अमूमन ब्रेक हो जाता है, और अगर ये फिलामेंट इस तरह से ब्रोकन डाउन हो जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हेटोसिस्ट, तो ऐसी सूरत में ये छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स वजूद में आएंगे। ईच फ्रेगमेंट विल बी कॉल्ड एज हार्मोगोन। इसे हार्मोगोन भी कहा जाता है, या हार्मोगोनिया प्लूरल वर्ड आप यूज कर सकते हैं। हार्मोगोनिया ने कहा जाएगा। दीज फ्रेगमेंट्स आर एक्चुअली हार्मोगोनिया। तो इस तरह से ये किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये स्प्लिट कर जाएगा, फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और फिर हर एक फ्रेगमेंट जो कि हार्मोगोन कहलाता है, ये हार्मोगोनिया फिर दोबारा रीजनरेट करेंगे और कंप्लीट फिलामेंट दोबारा से फॉर्म कर लेंगे। सो ये इस तरह का एक मेथड इनके अंदर पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन होगी किस तरह से? फ्रेगमेंटेशन ये एक्सीडेंटली हो सकती है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको यूं तोड़ जाए, या किसी पत्थर के साथ टकरा कर ये फिलामेंट ब्रोकन डाउन हो जाए। तो इस तरह से किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर ये फिलामेंट यूं स्प्लिट कर जाता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि बीच में किसी सेल की डेथ हो जाए और ऐसी सूरत में ये फिलामेंट स्प्लिट कर जाए, तो यूं ये फ्रेगमेंटेशन होगी और उसके नतीजे में पैदा होने वाले ये फ्रेगमेंट्स फिर दोबारा रीजनरेट करके न्यू साइनोबैक्टीरिया फॉर्म कर लेंगे। दूसरी तरफ अकाइनीड फॉर्मेशन। अकाइनीड दरअसल एक रेजिस्टेंट बॉडी है। दिस इज अ थिक वॉल रेजिस्टेंट बॉडी। So this thick wall resistant body is formed from vegetative cell
या फिर ये किसी हेटेरोसिस्ट भी फॉर्म हो सकती है, यानी कोई वेजिटेटिव सेल बहुत ज्यादा फूड स्टोर करके ऊपर एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है और एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है और बाकी फिलामेंट से जुदा हो जाता है, या सम टाइम हेटेरोसिस्ट भी इसी तरह से फूड स्टोर करने के बाद एक थिक वॉल अपने ऊपर डेवलप कर लेता है और बाकी फिलामेंट से जुदा हो जाएगा और एक रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। और जब भी कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो तब ये जर्मिनेट करती है बॉडी और इसकी जर्मिनेशन से फिर न्यू फिलामेंट अराइज होते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए कि ये दरअसल रिप्रोडक्शन के साथ साथ अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को पास करने का भी एक मीन है। ठीक है जी, तो ये थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, तो इंशाल्लाह फिर कल अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.